आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्पेक्ट्रम। आप सिर्फ चीज़ों को आज समझ लीजिए। इनके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रम। ठीक है सर। अब ये जो स्पेक्ट्रम चीज़ है ये हमने 10 क्लास में भी सुना था, आपको याद होगा। 10 क्लास में हमने प्रोसेस पढ़ा था, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन के अंदर क्या हुआ था आपको याद होगा कि हमने एक क्या कहते हैं प्रिज्म लिया था। और उस प्रिज्म से जैसे ही हमने सनलाइट को पास किया था, यहाँ से हमने जैसे सनलाइट को पास किया था, व्हाइट लाइट जिसे कहते हैं, और जैसी ये व्हाइट लाइट यहाँ से पास हुई थी तो इसके बाद ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई थी। तो ये जो प्रोसेस हुआ था, ये जो प्रोसेस हुआ था इसी को हमने नाम दिया था वहां पर डिस्पर्जन। ठीक है। और ये जो डिस्पर्जन यहाँ पर हुआ है, इसका जो सीक्वेंस होता था वो VI B G Y। ये ऑडियो ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है। तो ये आपका इधर, अरे किसका ऑडियो ऑन है भाई, ऑफ कर लीजिए। तो ये हमारा इस तरह से विबगोयर बनता था, और ये डिस्पर्जन हम इसको नाम देते थे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो यही चीज था। और ये जो हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है इसको फिर हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से कहा जाता है। ये आप बीएससी वगैरह जब करेंगे आगे हायर एजुकेशन, तो वहां पर ही आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो पूरा सिस्टम चाहिए होता है बड़ा महंगा होता है। तो स्कूल वाले इतना दिखाते नहीं है अभी एक्सपेरिमेंट्स करके स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। वो आपको कॉलेजेस वगैरह में देखने को मिलेगा। तो यही चीज है, इसी चीज को आज हम समझेंगे स्पेक्ट्रम को, और कैसे ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए, क्योंकि बोर मॉडल जो है पूरा स्पेक्ट्रम पर ही बेस्ड है। तो उसी को आइए आज हम यहाँ पर समझते हैं। तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रम हमें पढ़ाया जाता है ये दो टाइप के होते हैं मेन बस। जो पहला स्पेक्ट्रम होता है उसको हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ध्यान रखिए। जो पहला स्पेक्ट्रम है उसका नाम है इमिशन स्पेक्ट्रम। और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो दो तरह के बेसिक स्पेक्ट्रम्स होते हैं, एक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है और एक अब्जॉर्प्शन होता है। तो पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, तो अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होगा, जैसे इसके नाम में ही वर्ड आ रहा है इमिट। इमिशन इज कम्स फ्रॉम इमिट। यानी मैं कोई भी एक लाइट इमिटिंग सोर्स ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी अगर एक मैं लाइट इमिटिंग सोर्स ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने कोई बल्ब जला लिया, ठीक है, इस तरह से कुछ कर लिया। ये मान लीजिए कोई बल्ब है, और उस बल्ब में से जो लाइट रेज निकल रही हैं उसको उठा के मैंने एक प्रिज्म्स में रखा और उसको उसमें से पास करके फिर ये स्प्लिटिंग हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्पेक्ट्रम में स्प्लिटिंग होगा ही, ठीक है। अब ये जो फिर हमारा यहाँ पर हम फोटोग्राफिक प्लेट जो हम रखेंगे इसको फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं, जहां पर हम स्पेक्ट्रम को देखते हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रम सिंपल स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमने चीज लिया इसको लाइट इमिटिंग सोर्स है, कोई ये इमिटिंग सोर्स है जो लाइट को इमिटिंग कर रहा है, तो इसको तभी नाम दे दिया इमिटिंग एक तरीके से। और ये स्पेक्ट्रम जो फिर हमारा फोटोग्राफिक प्लेट, ये हमारी फोटोग्राफिक प्लेट होती है, और उसमें फिर हम इस स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करेंगे। तो वो हमारे लिए कहलाता है क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है ये आपका बेसिकली दो टाइप का मेन होता है। एक तो इसमें आता है आपका कंटिन्यूस, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम में एक आता है कंटिन्यूस। फिर एक इसमें आता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। एक इसमें आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा जिसको डिसकंटिन्यूस भी कहा जाता है। और एक आपका इसके अंदर फिर बैंड स्पेक्ट्रम आ जाएगा, तो ये भी आप इसमें ले सकते हैं। तो ये चीज़ें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ये सारे इमिशन स्पेक्ट्रम के टाइप्स होते हैं। तो अगर मेरे को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखना है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसा बनता होगा, तो बेसिकली जो हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर हमें ऑल वेवलेंथ की रेडिएशंस मिलती हैं। ऑल वेवलेंथ्स मतलब उस लाइट रेडिएशंस में जितनी, जैसे जो लाइट मैंने गिराया प्रिज्म के ऊपर, और उस प्रिज्म में जो मैंने लाइट रेस को गिराया है, ये जो लाइट रेस मैंने यहाँ पे गिराई हैं, इसके बाद जो ये स्प्लिटिंग होगा, और तो स्प्लिटिंग होने के बाद उसने मेरे को सारी वेवलेंथ दी है, सारी वेवलेंथ। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज वहां पर मिसिंग है, तभी इसको नाम दिया गया कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को, अगर मेरे पास व्हाइट लाइट है, देखो अब जो स्पेक्ट्रम है 10 क्लास में पढ़ाया गया ये एक तरीके का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हम कह सकते हैं, बट ये कंप्लीटली कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर हमें जितनी भी वेवलेंथ थी वो सारी नहीं मिल पाई, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर अल्ट्रा वायलेट सनलाइट, वायलेट का मतलब सनलाइट होता है,
तो सनलाइट के अंदर आपके पास और भी यूवी रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, और भी रेज होती हैं, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि सब चीज मिलना चाहिए, जितनी भी उसके अंदर वेवलेंथ मौजूद है वो सब दिखनी चाहिए। अब आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अगर ऑब्टेन करना है तो आपको अर्थ से बाहर ही जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि अर्थ के बाहर अगर मैं रहूंगा तो मेरी सनलाइट में सब कुछ मौजूद होगा, क्योंकि अर्थ के अंदर आते आते तो यूवी रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो सारी वेवलेंथ मेरे को अपने स्पेक्ट्रम में नहीं मिल पाएंगी। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया एंड वी गेट द स्प्लिटिंग ऑफ रेज, इस तरह से हो रहा है कि ऑल वेवलेंथ रेडिएशन हमें उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें मिल रहा है, जितनी भी वेवलेंथ वहां पे मौजूद है, जितने भी कलर्स मौजूद हैं, ए टू जेड हमें सारे कलर्स मिल रहे हैं, कोई मिसिंग नहीं हो रहा। तो उसको फिर हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नाम दिया है। ठीक है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे समझ लीजिए कि व्हेन फ्रॉम एनी लाइट सोर्स से जो लाइट आ रहा है उसको अगर हम प्रिज्म से पास करें एंड वी गेट द वेवलेंथ, ऑल वेवलेंथ दैट प्रेजेंट इन दैट लाइट इन द फोटोग्राफिक प्लेट्स, कोई भी मिसिंग नहीं होता, तो दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड हियर कंटिन्यूस। जैसे नाम से पता लग रहा है, कंटिन्यूटी में सारे वेवलेंथ आपको मिलती जाएंगी। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे दूसरा स्पेक्ट्रम दिख रहा है जिसको मैंने नाम दिया है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब जैसे इसके नाम में आ रहा है एटॉमिक शब्द आ रहा है, तो इसमें हम कोई भी एटम लेंगे, जैसे मैंने यहां पर जला दिया सोडियम लैंप। अब सोडियम लैंप से जो लाइट निकलेगी, सोडियम लैंप है, अब इसमें से जो लाइट रेज निकला उसको मैंने प्रिज्म से पास किया, और उसके बाद जो फिर मेरा फोटोग्राफिक प्लेट यहां पर होगा उसमें हम उस प्रिज्म्स को वहां पर देखेंगे। तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल ब्लैक होगा। ठीक है, जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल ब्लैक है, तो इसको कहते हैं ब्लैक बैकग्राउंड। और उस ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर आपको अलग अलग कलर्स नजर आएंगे, जैसे सोडियम के केस में आपको येलो लाइंस मिलती हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि हर एटम का अपना हिसाब किताब होता है। तो बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है। ठीक है, मैं इसको फिल तो नहीं कर सकता ढंग से, लेकिन आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि बैकग्राउंड जो होगा वो पूरा ब्लैक होगा, और बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको जो है लाइंस जो है नजर आ रही होंगी, तभी इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहा गया है। तो बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पे कलर्स नजर आएंगे, लाइंस ऑफ कलर्स नजर आएंगे। तो ब्लैक बैकग्राउंड विद ब्राइट लाइंस, जैसे यहां पर मेरे को कैसी लाइंस मिल रही हैं, येलो। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा सोडियम है। अब सोडियम एटम का फॉर्मूला Na हो गया। अब मैं इसको जलाऊंगा तो मैं बाहर से इसको एनर्जी दूंगा, तो उसको जब बाहर से एनर्जी मिलेगी, अरे हमारा तो एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, तुमने मुझे बताया ही नहीं यार, मैंने तो कुछ और पढ़ाना शुरू कर दिया। वो जो टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा स्टार्ट किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया था, तो वो पढ़ाना चाहिए था मेरे को, तुमने बताया भी नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा पूरा थोड़ी ना हुआ था लास्ट क्लास में। ओहो। तो यही पढ़ा दो, अब बाद में पढ़ा देना उसको। चलो कोई नहीं, अब क्या करें, तुमने भी नहीं बताया मेरे को, मेरे तो दिमाग से निकल गया, मेरे को लगा कि मैंने करा दिया है, अब मैं स्पेक्ट्रम है, अब मुझे एकदम से याद आया। चलो कोई नहीं, अब इसको कर लो, फिर अगली क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा दूंगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर हमें यहाँ पे येलो लाइंस मिल रही हैं। तो ये मैं समझा रहा था कि ऐसा क्यों होता है। तो सोडियम लैंप के अंदर बहुत सारे सोडियम के एटम्स होंगे, और जब उसको बाहर से एनर्जी मिलेगी तो ये सोडियम के एटम्स आयनाइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड। और आयनाइज्ड होने के बाद ये बनाएंगे जैसे Na+, भाई इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे ना। और उसी आयनाइज्ड होने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उन्होंने, जैसे अभी आप पढ़ोगे बोर मॉडल में आप जाएंगे जब, तो आपने इतना तो पढ़ा है ना कि भाई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारी शेल्स होती है ना, इतना तो पढ़ा है सबने। तो होता क्या है कि जैसे अब ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से एनर्जी मिलेगी, जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ सोडियम लैंप को, मतलब एनर्जी दे रहा हूँ, तो एक तरह से इसको एनर्जी मिल रही है बाहर से। तो जब इसको बाहर से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाएगा। और एक्साइट होने के बाद ये अपनी शेल को छोड़ के दूसरी शेल में चला जाएगा। मतलब एक्साइटेशन का मतलब क्या है, एक्साइटेशन, तो एक्साइटेशन का मतलब ये होता है कि वो अपनी जो शेल है, मतलब जो लो एनर्जी वाली शेल है, अपनी जो नीचे वाली शेल है, लो शेल को छोड़कर हाई शेल में चला जाएगा। जैसे मान लो वो के शेल में, आपने पढ़ा था ना बहुत सारी शेल्स होती है, के शेल होती है, एल शेल होती है।
तो मान लो के शेल से एब्जॉर्ब करा उसने एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब किया और वो एक्साइट हो गया, और एक्साइट होके वो के से कहाँ चला गया, के शेल से कहाँ चला गया, एल शेल में चला गया। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर एक कहावत होती है कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये कहावत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आगे। इसको हम कहते हैं मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अभी इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि हाई एनर्जी शेल में चला गया, हाई शेल के पास हाई एनर्जी होता है, तो ये वहां पे नहीं टिकेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी वहां पर नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी कहां पर होगी, जब इसके पास मिनिमम एनर्जी होगी। तो ये वापस यहां से वापस आएगा, मतलब जब ये गया तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन जब ये वापस आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। अब जो ये एनर्जी वापस आने में रिलीज करता है, वो ही एनर्जी को हम यहाँ से कहां से पास कर रहे हैं, प्रिज्म से, उसी रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास करेंगे। तो एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है लाइन स्पेक्ट्रम में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है। कि जब मैंने सोडियम लैम्प को एनर्जी दिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे दो या हीट, किसकी फॉर्म में भी दे दो, वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, सोडियम एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब दे गो फ्रॉम लो एनर्जी शेल टू हाई एनर्जी शेल, बट इन हाई एनर्जी शेल देयर एनर्जी इज हाई एंड देयर स्टेबिलिटी इज मिनिमम, बट इफ द इलेक्ट्रॉन वांट टू बिकम स्टेबल तो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेल। तो अगर वो चाहता है कि वो स्टेबिलिटी इसको वापस आ जाए, तो वो वापस अपनी शेल में आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से वापस अपनी शेल में आएगा, वापस जाएगा, तो फिर एनर्जी को इमिट करेगा, क्योंकि जाते वक्त उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया था। तो जितना मान लीजिए कि उसने जाते वक्त 200 जूल एनर्जी लेके गया था, तो आते वक्त वो 200 जूल एनर्जी फिर निकाल देगा। ये होता है क्योंकि ये तभी इसको स्टेबिलिटी मिलेगी वापस अपने शेल में जब ये आता है। और जो एनर्जी उसने इमिट कर दिया जब वो वापस आया अपनी शेल में, तो उसी एनर्जी को हम पास करेंगे प्रिज्म से, और उससे जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होगा उसी को कहते हैं उस एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब इसकी जगह पे अब हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन लैंप जला लो, तो उसका स्पेक्ट्रम अलग बनेगा, सोडियम का अलग बनेगा। तो हर एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो अलग होता है, और इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ब्लैक बैकग्राउंड्स में हमें ब्राइट लाइन्स मिलती है। ठीक है, वाइट ब्लैक बैकग्राउंड विद ब्राइट लाइंस। अब हर किसी की लाइंस का कलर अलग अलग होता है, जैसे सोडियम के केस में मैंने बताया येलो लाइंस होती है, बाकी कोई और लोगे तो उसकी कलर अलग हो जाता है। तो बताओ अभी तक तुम्हें क्लियर हो रहा है इमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसमें हमें सारी वेवलेंथ मिलती है जितनी भी अवेलेबल होती है उस कलर के अंदर, और दूसरा एक होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो कि एटम के एक्साइट होने की वजह से हमेशा बनता है, और उसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो वो चीज आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो वो पूछ। सर ये लो सेल हाई सेल वाला दोबारा बता दो। हाँ, तो मैंने इसमें यही बताया ना कि जब आपने उस एटम को एनर्जी दिया, जैसे सोडियम का एनर्जी बाहर से मिला, तो उसका एटम के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे, वो अपनी लो एनर्जी शेल को छोड़कर हाई एनर्जी में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ऐसा करता है, लेकिन वहां पर जब वो लो से हाई में पहुंच जाएगा तो वहां पर उसके पास ज्यादा एनर्जी हो गई है, तो ज्यादा एनर्जी वाली शेल में ज्यादा देर वो टिकेगा नहीं, क्योंकि उसको वहां पे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी उसको कहाँ मिलेगी, जहां पर उसकी मिनिमम एनर्जी होती है। तो वापस कोशिश करेगा कि अपनी शेल में जो उसका ग्राउंड स्टेट होता है, उसको कहते हैं उसका घर, अगर उसका घर पहले के था तो वो वापस के में आने की कोशिश करेगा, और जब वो वापस आएगा तो उतना ही एनर्जी जो उसने जाते वक्त एब्जॉर्ब किया था उतना ही वापस आते वक्त वो रिलीज कर देगा। और वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको जब आप प्रिज्म से पास करोगे, उस रेडिएशन को प्रिज्म से पास करोगे, तो उससे जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होगा उसको कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम। हाँ भाई रोहित बताओ। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, और कोई डाउट है किसी बच्चे का, बताइए। हाँ भाई, और डाउट है किसी का। देखिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपको बता तो रहा हूं कि जो आपने रेडिएशंस लिया और जिसको आपने प्रिज्म्स में पास किया, अब सपोज करो कि उस रेडिएशंस के अंदर 25 वेवलेंथ है, ऐसे मान लो 25 वेवलेंथ है, हमें पता था। तो वो 25 वेवलेंथ के जो कलर्स होंगे वो आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे नजर आएंगे। तो अगर वो पूरे के पूरे मतलब सारे नजर आ रहे हैं, अगर एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस का मतलब यही है। लेकिन जब हम व्हाइट लाइट को अर्थ में बैठकर प्रिज्म बनाए, प्रिज्म से उसको पास करते हैं, तो हमें उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ कलर्स कुछ वेवलेंथ तो ऊपर एब्जॉर्ब हो गई ना सर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो ऊपर एब्जॉर्ब हो गई, तो फिर आप व्हाइट लाइट का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बना पाओगे। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको व्हाइट लाइट का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना है, सनलाइट का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना है, तो आपको अर्थ से बाहर जाकर प्रिज्म रखना पड़ेगा, तब जाके जो प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होगी तब आपको उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, क्योंकि सब आपको सारी की सारी वेवलेंथ मिलेंगी।
लेकिन अर्थ के अंदर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि अर्थ के अंदर कुछ वेवलेंथ उस व्हाइट लाइट से एब्जॉर्ब हो चुकी होती हैं, इसलिए वो हमें नहीं मिल पाती है वहां पर। तो वहां पर फिर आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल सकता। तो ये दो टाइप आपको क्लियर हो रहे हैं सभी बच्चों को, इमिशन स्पेक्ट्रम का, एक कंटिन्यूस हो गया और एक लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। बताइए। यस सर। हाँ, अब उसके बाद आता है एक बैंड स्पेक्ट्रम। जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ये बेसिकली आपको एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में कलर देता है। जैसे कि ये विबगोयर जो बन रहा है, अब ये जो विबगोयर बन रहा है ये एक प्रकार का बैंड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इसमें आपको 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ ही मिलेंगी, जो कि विजिबल रीजन का वेवलेंथ होता है। तो अगर हमें बैंड स्पेक्ट्रम को समझना है, तो बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर हमें क्या मिलेगा, रेंज ऑफ वेवलेंथ मिलेगा। रेंज सारी नहीं मिलेंगी। तो एक रेंज के अंडर अगर हमें मिल रहा है, तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे फिर, बैंड स्पेक्ट्रम। बस इतना ही होता है। तो ये जो विबगोयर जो आपका यहाँ बनता है, ये जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ये एक एग्जाम्पल अच्छा है किसका, बैंड स्पेक्ट्रम का। और जनरली बैंड स्पेक्ट्रम आप याद रखना वो भी बनाते हैं जो हमारे लिए मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम होता है जनरली वो बैंड स्पेक्ट्रम होता है, और एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो जनरली लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ऐसे याद रखना सभी बच्चे कि एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है, अगर पर्टिकुलर सिंगल एटम लिया गया है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स जब एक्साइट होते हैं तो दे ऑलवेज फॉर्म बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर वी ओनली गेट अ पर्टिकुलर रेंज, जैसे कि यहां पर हमें मिल रहा है 400 से 700 के बीच में, नैनोमीटर के बीच में, और कोई कलर हमें नहीं मिलेगा। सर विजिबल रेंज मतलब क्या होता है? विजिबल रीजन जो हमें दिख रहा है सर, हमें 7 कलर ही दिखते हैं दुनिया में, और कुछ तो दिखता नहीं ना। यूवी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ईएम जो सीरीज लिखवाई थी कॉस्मिक से लेकर रेडियो वेव्स में, उसमें सिर्फ आप ये 7 रंग ही देख सकते हैं ना। आप यूवी रेज नहीं देख सकते, आप इंफ्रारेड नहीं देख सकते, आप रेडियो वेव नहीं देख सकते, आप माइक्रोवेव नहीं देख सकते। तो विजिबल रीजन का मतलब होता है जो चीज मैं देख सकता हूँ। तो विजिबल रीजन जो हमारा होता है वो विबगोयर होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सॉरी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। इसी को कहते हैं विजिबल रीजन। हाँ भाई रोहित, समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ भाई बताइए, सभी तीनों इमिशन स्पेक्ट्रम क्लियर हो गए सबको, कंटिन्यूअस, लाइन और बैंड, बताइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो, बाकी नोट्स तो मैं तुम्हें दे दूंगा। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब एक हमारा आखिरी स्पेक्ट्रम बच रहा है, उसको देख लीजिए। तो वो स्पेक्ट्रम है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक वर्ड यूज हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, कोई चीज एब्जॉर्ब होगी, जैसे पानी आप एब्जॉर्ब हो जाता है कई कोट क्लोथ में, वैसा कुछ है, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली। अब इसमें होगा क्या, जैसे कि मान लो कि तुमने कोई रेडिएशन लिया, हम क्या करेंगे, अब उस रेडिएशन को सीधा प्रिज्म से पास नहीं करेंगे। जो लाइट आ रही है, जो लाइट एनर्जी आ रही है मेरे पास, उसको मैं सीधा प्रिज्म से पास नहीं करूंगा। पहले बीच में मैं एक सोल्यूशन बना लूंगा किसी भी कंपाउंड का, जैसे मैंने यहां पर ले लिया NaCl का सोल्यूशन, और उसको मैंने पानी में नमक वगैरह घोला बढ़िया से और डाल दिया, और उसके बाद उस रेडिएशन को वहां से पास करूंगा, और फिर उस रेडिएशन को बाहर जब वो निकलेगी तब मैं उसको प्रिज्म से पास करूंगा। तो इसमें अब क्या होगा कि अब मान लो ये व्हाइट लाइट थी, तो ये व्हाइट लाइट में अब कुछ NaCl क्या करेगा, सम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इट एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ, कोई वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब कर लेगा। जो वेवलेंथ वाला कलर ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो तुम्हें यहाँ पे नजर नहीं आएगा। जब ये मेरी फोटोग्राफिक प्लेट है मान लीजिए, तो लास्ट टाइम जब मैंने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम सॉरी वो बनाया था, सॉरी लाइन स्पेक्ट्रम बनाया था, तो उसको मैंने क्या नाम दिया था, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राइट लाइंस। अब मैं क्या नाम देने जा रहा हूं, ब्राइट बैकग्राउंड। ब्राइट बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड तो हमारा कलर्ड होगा, मतलब ब्राइट होगा, बट इसको ऐसे लिख लो नहीं तो, ब्राइट बैकग्राउंड विद ब्लैक लाइंस। ठीक है, जब लाइन स्पेक्ट्रम बनता है तो वो क्या होता है, वो होता है ब्लैक बैकग्राउंड विद ब्राइट लाइंस। कलर्ड लाइंस लिख सकते हो, ब्राइट का मतलब कलर्ड से है। और यहां पे क्या बनेगा, ब्राइट बैकग्राउंड विद ब्लैक लाइंस। अब क्या होगा कि बैकग्राउंड तो मेरा बिल्कुल कलरफुल होगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई कलर इस पे चिपका देता हूँ, इस तरह से मैंने इसको बना दिया। यहां पर ये ब्लू हो गया, बीच में कोई और कलर डाल देते हैं ऐसे। मतलब ये समझाने के लिए बना रहा हूं मैं आपके, ये अच्छा कलर है देखो।
तो ये मैंने इस तरह से डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब उस कलर की पोजीशन यहाँ पे फिक्स होती है। जैसे वेब गोयर में येलो कलर की पोजीशन फिक्स है कि वो यहाँ दिखाई देगा। तो अब इसने क्या करेगा, ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, ये येलो कलर ही एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने बोला सम वेवलेंथ, बट ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, येलो। ध्यान रखना। तो येलो कलर यहां पर अब आपको नजर नहीं आएगा, येलो कलर जहां पर आना चाहिए था, तो वहां तुम्हें ब्लैक लाइन नजर आएगी। ये देखो ऐसे, यहां पर अगर येलो कलर आना था तो यहां पे ब्लैक लाइंस नजर आएंगी। तो इस तरह से बीच बीच में तुम्हें ब्लैक लाइंस नजर आएंगी, इस तरह से। ये चीज होती है इसमें। लेकिन अब जैसे विब गोयर है आपका, तो विब गोयर के अंदर जहां पर येलो कलर को आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था, तो ये आपका येलो कलर यहाँ पे आपको ब्लैक दिखाई देगा। बाकी सारे कलर्स आपको बढ़िया नजर आएंगे। तो जो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है वो आपको वहां पे नजर नहीं आएगा, उसकी जगह पर क्या नजर आएगी, ब्लैक लाइंस। क्योंकि वो कलर एब्जॉर्ब हो गया तो आपको उसकी जगह पे ब्लैक लाइंस नजर आएगी। तो इस तरह का अगर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होता है आपको, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर हमने इसको क्या नाम दिया है, ब्राइट बैकग्राउंड विद ब्लैक लाइंस। और ब्लैक लाइंस कहां पर होंगी, जो कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर इसने येलो कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो येलो कलर की जगह पे ब्लैक लाइंस आएंगी। कोई और कलर जो एब्जॉर्ब होगा उसकी जगह पे भी ब्लैक लाइंस आ जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा। तो सभी बच्चे याद रखिए कि जो वो कलर इमिशन स्पेक्ट्रम में इमिट करता है, जैसे सोडियम इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर येलो कलर इमिट करता था, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। अरे मेरी बात समझ में सभी बच्चों को, नोट में मैं क्या लिख रहा हूं कि द कलर विच इज इमिट इन इमिशन स्पेक्ट्रम, द कलर विच इज इमिट इन इमिशन स्पेक्ट्रम will absorb in absorption spectrum by substance। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वो इमिशन स्पेक्ट्रम में कलर इमिट करता है, उसी कलर को वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सोडियम ने वहां पे येलो कलर इमिट करा था, तो येलो कलर को इसने यहां पर सोडियम के कंपाउंड ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लाइट को सीधा प्रिज्म से पास नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, पहले एक सोल्यूशन से पास करेंगे पहले, और उस सोल्यूशन क्या करेगा, उसमें कोई ना कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब फिर हम उसको प्रिज्म से पास करेंगे तो जो वेवलेंथ वहां पर एब्जॉर्ब हो गई थी, उसकी जगह पर आपको मिलेंगी ब्लैक लाइंस। बाकी कलर्स आपको मिलेंगे जो एब्जॉर्ब नहीं हुए थे। बताओ सभी बच्चे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर हो रहा है? सर NaCl का सॉल्यूशन लेना पड़ता है हमें सर? कोई भी ले सकते हैं सर, आप किसी का भी सोल्यूशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि NaCl का लेना है। बट NaCl का लेके मैंने समझाया, एग्जाम्पल है। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वो कलर इमिशन स्पेक्ट्रम में इमिट करता है, वही कलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब करता है, बस ये ध्यान रखना। सर मतलब वेबग्योर में जितने भी कलर हैं उन सब का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जो उसको एब्जॉर्ब करता है या एमिट हाँ करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। कोई कलर, कोई वहां से कोई वायलेट कलर एब्जॉर्ब कर सकता है, कोई वहां से ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जो अलग अलग तरह की कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो सर हमें वो सॉल्यूशन और कलर का हाँ, कनेक्शन। वो हमें ध्यान रखना पड़ता है, मेमोराइज ही करना पड़ता है हमें। जैसे अगर आप पोटेशियम के पास जाओगे तो वो आपको वॉयलेट कलर देता है, लिथियम के पास जाओगे तो पिंक कलर देता है। सर तो सारे आयोडीन भी एटम देता है? हैं। आयोडीन भी कोई देता है कलर? आयोडीन का तो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा ना, क्योंकि आयोडीन इज नॉट एटम। आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो I2 है। तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं बनाएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम वही बनाएगा ना जो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोएटॉमिक्स होते हैं ये। आयोडीन जो होता है वो डायटोमिक होता है, इट इज मॉलिक्यूल। तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा फिर। तो मैंने आपको एक चीज बता दी ना कि एटम्स फॉर्म एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म बैंड स्पेक्ट्रम। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोई डाउट है किसी का स्पेक्ट्रम से रिलेटेड? नो सर। अब इसको पढ़िए घर पे जाके। और एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं जिसको आपको स्टडी करना है। यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, कहीं पर भी, और जानिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ठीक है, ये आपसे पूछूंगा मैं अगली क्लास में। तो देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही तरीके से समझा पाता है मेरे को कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी। ठीक है। ये क्या है? हैं, नेक्स्ट क्लास तो वहीं पे लेंगे, इंस्टीट्यूट की ऐप पे लूंगा।
वो आप मुझे लिख के दे दो, चाहे आपको जो भी चीज़ समझ में आती है आप नोट्स करके लिख देना मेरे को, क्या सर मैंने ये सर्च किया, मेरे को ये मिला कि ये होती है ब्लैक बॉडी। ठीक है, वो आप मेरे को एज अ होमवर्क नोट्स बना के दे देना। बाकी इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, और इसको पढ़िए, बुक में देखिए, एनसीईआरटी में इसके बारे में पढ़िए कि कौन कौन से स्पेक्ट्रम्स होते हैं, क्योंकि बोर मॉडल इज टोटली बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम। बोर मॉडल किस स्पेक्ट्रम पर बेस होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसने हाइड्रोजन एटम को आधार बनाया था और उसके स्पेक्ट्रम से बोर मॉडल तैयार किया था उसने। ठीक है, तो अब उस पर हम आने वाले हैं, बस एक टॉपिक हमें कवर करना है पहले, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हमारा बोर मॉडल स्टार्ट हो जाएगा बढ़िया से। चलिए ठीक है, और फंक्शन को ढंग से करिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ फंक्शन चैप्टर आसान नहीं है, आप देख भी रहे हैं, और उसकी लास्ट क्लास है कल, जितने भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको करा दूंगा, और उसके बाद उसका असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा।